छात्रों, आइए आज आप लोगों को हम वर्णमाला के विषय में बताएंगे। वर्णमाला, आप लोग ये सोच रहे हो कि सर वर्णमाला पढ़ा रहे हैं, ये क्या, हम लोग कहीं प्राइमरी के छात्र तो हैं नहीं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि वर्णमाला का ज्ञान आपके निरंतर आपको इसकी आवश्यकता है, क्योंकि आप जब एकेडमी से ऊपर उठेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं की तरफ जाएंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में इनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। दूसरी बात कि अगले पाठ में आप लोगों को संधि पढ़ना है, तो संधि तभी हम समझ पाएंगे जब हमें वर्णमाला का ज्ञान होगा। अब आप सोच रहे हो कि वर्णमाला पढ़ेंगे बहुत क्लिष्ट हो जाएगा। बहुत सारे वीडियो में एक ट्रिक में संधि समझ में आ जाती है, एक ट्रिक में समास लोग बता देते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बिना परिश्रम के सफलता की कोई गारंटी नहीं है। तो इस भुलावे में आप लोग मत आइएगा कि एक ट्रिक में आपको कोई ऐसा ट्रिक है, ऐसा कोई जादू है कि आपको संधि समझा देगा, समास समझा देगा, इत्यादि व्याकरण की चीज़ें आपको समझा देगा। तो आइए संधि को अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से समझने के लिए हम लोग वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में आप सभी लोग जानते हैं कि दो तरह के वर्ण होते हैं। पहला वर्ण स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। और स्वर वर्णों को जानिए 11 कितने कौन कौन से होते हैं? तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर वर्ण आपके वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। अब इन स्वर वर्णों के भी दो भेद हैं, ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं कि स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चरित वर्णों को स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। अर्थात जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। स्वर वर्ण जानने के लिए यह आवश्यक है, यह आप जान लीजिए कि स्वर वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, और दूसरा कि स्वर वर्ण स्वयं उच्चरित होने वाले वर्ण हैं, जिन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। अब स्वर वर्णों के दो भेद हम बता रहे हैं आपको। स्वर वर्णों के दो भेद होते हैं, पहला ह्रस्व वर्ण और दूसरा दीर्घ वर्ण। तो आइए सबसे पहले हम ह्रस्व वर्ण को जानते हैं। ह्रस्व वर्ण 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री। तो जानिए स्वर इन्हें ह्रस्व वर्ण क्यों कहते हैं, ह्रस्व स्वर वर्ण क्यों कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में समय की मात्रा कम लगती है, और साथ ही साथ उनके उच्चारण में मुख विवर कम खुलते हैं। जैसे हम अ बोलते हैं और दीर्घ में आ जाइए, तो दीर्घ में उसी को हम आ बोलते हैं, मुख विवर थोड़ा खुला, और जब हम आ बोलते हैं तो मुख विवर ज़्यादा खुलता है। तो चूंकि मुख विवर ज़्यादा खुला, समय की मात्रा अधिक लगी, तो उसको हम दीर्घ कह देते हैं। और जब हम अ का उच्चारण किए, समय की मात्रा कम लगी और मुख विवर कम खुला, तो इसे ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से ह्रस्व स्वर वर्ण फिर से जान लीजिए। ह्रस्व स्वर वर्ण में वे स्वर वर्ण आते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है और उनके उच्चारण करने में मुख विवर कम खुलता है। इनकी संख्या 4 होती है।
अब आइए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वर्ण, दीर्घ नाम ही बड़ा कर दिया, दीर्घ का अर्थ ही होता है बड़ा, ठीक है। तो दीर्घ स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में समय की मात्रा अधिक लगती है और मुख विवर ज्यादा खुलते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इस प्रकार से दीर्घ स्वर वर्ण इन्हें कहते हैं और इनकी संख्या होती है 7, और 7 दीर्घ वर्ण और 4 स्वर वर्ण मिला करके ये स्वर वर्ण होते हैं, 11 स्वर वर्ण होते हैं। अब इसके बाद आइए 3 वर्ण आपके ऐसे होते हैं जिनको हम अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह के संबंध में कहा गया है कि जिन वर्णों का उच्चारण न तो स्वर की सहायता से होता है, न जिनकी गिनती, जिन वर्णों की गिनती न तो स्वर वर्णों में होती है और न ही व्यंजन वर्णों में होती है, अर्थात ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, अर्थात ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। जैसे ये बिंदी है, या हुई अनुस्वार, और यह बिंदी ऊपर नीचे लग गई पीछे की तरफ, तो ये हो गया विसर्ग, और यह चंद्र बिंदु लग गया तो ये हो गया अनुनासिक, ठीक है। अब इनके लिए निश्चित रूप से हमें अन्य वर्णों की आवश्यकता पड़ेगी ही। जैसे आप लोग देख लीजिए इसी में कि अ पर वह अनुस्वार लगा है, अ पर यह विसर्ग लगा हुआ है और अ पर ही यह अनुनासिक लगा हुआ है। जैसे हम लिखते हैं अंश, जैसे हम अंश लिखते हैं, फिर जैसे हम प्रातः लिखते हैं, फिर जैसे हम चांद लिखते हैं, ठीक। अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा ये अयोगवाह क्या है? जिन वर्णों का जो वर्ण न तो स्वर वर्णों के अंतर्गत आते हैं और न ही व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं, और स्वतंत्र इनकी कोई पहचान नहीं होती है, वह निश्चित रूप से स्वर या व्यंजन वर्णों की सहायता ही लेते हैं, उनको हम कहते हैं अयोगवाह। और ये आप लोगों को मैंने बता दिया, जैसे अंश लिखते समय अनुस्वार का प्रयोग होगा, और प्रातः लिखते समय विसर्ग का प्रयोग होगा, और चांद लिखते समय अनुनासिक का प्रयोग होगा। अब आइए व्यंजन वर्णों पर चलते हैं। तो सबसे पहले व्यंजन वर्णों को जाने कि इन्हें किसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, यानी जो स्वर वर्णों की सहायता से जिनका उच्चारण होता है उन वर्णों को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप क बोलते हैं, क, ठीक है। तो अगर आप क को बोलना हो तो अ की सहायता लेनी ही पड़ेगी। अगर अ की सहायता अगर आप नहीं लेते हैं तो आपका क होता ही नहीं है, क का उच्चारण पूरी तरह से होता ही नहीं है। या फिर आपको आ की सहायता लेनी पड़ेगी क पर, इसके बिना आपका उच्चारण नहीं होगा, यहाँ का होगा। कहने का मतलब है कि किसी न किसी स्वर वर्ण का सहयोग लेना ही पड़ेगा, तब जाकर के वह व्यंजन वर्ण पूरा होगा। तो आप लोगों की समझ में आ गया, जब हम क का उच्चारण करते हैं तो अ साथ में होता है, ख का उच्चारण करते हैं अ साथ में होता है। इसी तरह से स्वर वर्ण की सहायता उसमें लेनी ही पड़ती है। तो ये व्यंजन वर्ण आपके 25 व्यंजन वर्ण होते हैं जो स्पर्श होते हैं। आपके 25 व्यंजन वर्ण स्पर्श कहे जाते हैं। स्पर्श इसलिए कि इनके उच्चारण में जिह्वा, तालु इत्यादि का स्पर्श होता है, आपस में स्पर्श होता है, जो क से लेकर के और म तक के वर्ण आते हैं इसके अंतर्गत। इनकी संख्या 25 होती है और इनको
5 वर्गों में बांटा गया है। जैसे क से लेकर के ज्ञ तक, क से लेकर ज्ञ तक नहीं, क से लेकर ग तक, ग तक क वर्ग के अंतर्गत आते हैं, और च से लेकर के ञ तक च वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ट से लेकर के ड़ तक ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं, त से लेकर न तक त वर्ग के अंतर्गत आते हैं, प से लेकर के म तक प वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से इनका वर्गीकरण किया गया है और इनकी कुल संख्या 25 होती है। तो 11 आपके स्वर वर्ण हो गए और 25 आपके स्पर्श व्यंजन हो गए। ठीक है, अब आइए अंतस्थ व्यंजन पर चलते हैं। अंतस्थ व्यंजन आपके स्पर्श व्यंजन और उस व्यंजन के बीच में आते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या हो गई 4, य, र, ल, व। ये 4 जो व्यंजन होते हैं यह अंतस्थ होते हैं। और फिर ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन स, ख, स, ह, ये 4 व्यंजन ऊष्म हैं। इन्हें ऊष्म क्यों कहते हैं तो जान लीजिए, इन्हें ऊष्म इसलिए कहते हैं कि इनका जब भी हम उच्चारण करते हैं मुख विवर से गर्म हवा बाहर निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इनकी संख्या हो गई 4। तो मूल रूप से अगर हम व्यंजन माने तो व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 25 4 29 और 29 4 33 की संख्या आपकी मूल व्यंजन की संख्या हुई। ठीक है, अब आइए तो एक संयुक्त व्यंजन नाम दिया गया है, संयुक्त व्यंजन, और इनको भी हम अपने व्यंजन वर्णों के अंतर्गत ही मानते हैं। तो वैसे तो ये मूल रूप से संयुक्त व्यंजन 3 ही थे, लेकिन इसमें स्र भी जोड़ लिया गया है। और ये संयुक्त है क्यों? क्योंकि यह एक से अधिक वर्णों के मेल से बने हुए हैं। जैसे देख लीजिए, छ, छत्री छ जिसको कहते हैं, क और मूर्धन्य स के योग से छत्री छ बना हुआ है, और इसी तरह से त और र के योग से त्र बना हुआ है, ज और य के योग से ज्य बना हुआ है, और स और र के योग से स्र बना हुआ है। तो इनकी संख्या फिर 4 हो गई। ठीक है, तो इस बात को फिर से समझ लीजिए, संयुक्त व्यंजन अर्थात एक या अधिक व्यंजन वर्णों के मेल से बने हुए हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 4 हो गई। ठीक है, मूल रूप से तो इनको 3 ही माना जाता है, लेकिन ये स्र जुड़ करके 4 हो गया, आजकल प्रचलन में है, तो ये भी संख्या 4 हो गई। अब आइए उच्छिप्त। ठीक है, उच्छिप्त जिन वर्णों का कोई बहुत प्रयोग नहीं है हमारे वर्णमाला में, लेकिन कभी कभी इनका अपवाद रूप में प्रयोग आ जाता है। जैसे जूठन कहते हैं, जैसे हम उच्चारण करते हैं ढ। ठीक है, जैसे हम उच्चारण करते हैं ग, ड़ का उच्चारण करते हैं, उन्हीं का एक रूप है ये ड़ और ढ। ठीक है, इसको जूठन कह सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि इनकी संख्या हो गई 2। इनकी संख्या कितनी हो गई? 2। अब आइए नया प्रचलन आ गया है। नया प्रचलन जैसे फारसी, अंग्रेजी आदि से कुछ वर्ण आ गए हैं, जैसे ज, फ, थोड़ा गले से इनका उच्चारण होता है, और आ, जिसमें ऊपर अर्ध चंद्र बिंदु लगाता है, ऊपर बिंदु नहीं होता लेकिन चंद्राकार होता है। जैसे हम उच्चारण करते हैं गजल, ठीक है, फसाना और डॉक्टर। डॉक्टर शब्द है, ये अंग्रेजी से आया है, ये 2 फारसी से आया हुआ है। तो ये आपके आगत वर्ण बोले जाते हैं, इनको कहते हैं आगत, दूसरी भाषा से हमारे पास आए हुए हैं, इसलिए इनको आगत वर्ण कहते हैं। तो अब क्या हो गया? इनकी संख्या हो गई 3। इनकी संख्या कितनी हो गई? 3। अब जोड़ लीजिए तो 11 ये हो गए और 3 ये हो, आपके अयोगवा हो गए, 3 अयोगवा हो गए। 11 3 25, 4 फिर 4 4 2 और 3 जोड़ेंगे तो इनकी कुल संख्या आ जाएगी 56, 56। टोटल वर्णों की संख्या 56 होगी।
56 होगी। और अब मैं आप लोगों को बता दूं कि यही हमारे कुलवर्ण हैं। एक विवाद की स्थिति भी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कहीं आप लोग पढ़े होंगे 49 वर्ण होते हैं, कहीं पढ़े होंगे 52 वर्ण होते हैं, और गुरुजी ने बता दिया कि 56 वर्ण होते हैं। तो सच बात यह है कि 49 भी होते हैं, 52 भी होते हैं, और आज जो मैंने बताया कि 56 होते हैं, तो 56 भी होते हैं। लेकिन हमको मूल रूप से 52 वर्णों का ही अध्ययन करना है, और हमारे प्रयोग में तो 49 ही आते हैं। ठीक है, तो 49 पर ही हम लोगों को फोकस करना है। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हों, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको पहुंचता जाए। बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मैं बता दूं सब्सक्राइब करना इसलिए आसान है कि कभी मैं अगर गलती से व्हाट्सएप पर नहीं भेज सका लिंक, तो अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास मेरी वीडियो पहुंचती जाएगी। आपको व्हाट्सएप का इंतज़ार करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी। इतना ही बस, और धन्यवाद।